पिछले की जो हमारी कक्षाएं थी उसमें हम इस लेसन के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं। लेसन का नाम है प्राचीन भारत स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इस लेसन में हमने प्रारंभ में महाजनपद काल की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, 16 महाजनपद, उनका उल्लेख, उनकी राजधानियाँ, इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने राजस्थान में स्थित 4 प्रमुख महाजनपदों के बारे में भी पढ़ा और इन महाजनपदों के साथ साथ हमने शक्तिशाली महाजन मगध के रूप में नंदवंश के बाद में मौर्य वंश की स्थापना, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां, सम्राट अशोक की राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद बिंदुसार और अनेक मौर्योत्तर शासकों के बारे में अध्ययन किया। हमने पिछली कक्षा में मौर्य प्रशासन की जानकारी हासिल की। आज का हमारा पॉइंट है महाजनपदकालीन प्रशासन। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद थे ये प्रशासनिक रूप से 2 भागों में विभाजित थे। ऐसे महाजनपद जहां राजतंत्रात्मक शासन था और दूसरे प्रकार के महाजनपद जहां गणतंत्रात्मक शासन था। गणतंत्रात्मक शासन वाले महाजनपदों को कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी भी कहा है। गणतंत्रात्मक शासन कुछ महाजनपदों में स्थित था। उदाहरण के रूप में कंबोज नामक महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन था। इसके अलावा मल्ल, लिच्छवी, वंश जो था वैशाली पर इसका शासन था और वैशाली में मल्लों का कुशीनारा, पावापुरी कहाँ की राजधानी थी? मल्लों ने खुशी से पाव खाया। ये दोनों राजधानियां तो मल्ल महाजनपद, कंबोज महाजनपद और वैशाली महाजनपद ऐसे महाजनपदों के उदाहरण थे जहां किस प्रकार का शासन था? गणतंत्रात्मक शासन था। और गणतंत्रात्मक शासन में भी यहाँ जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनका यहाँ के गणतंत्रात्मक शासन में बोलबाला था, वर्चस्व था। गणतंत्रात्मक शासन में भी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। तो ये सब हमारे को याद नहीं रखना है। कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद की या महाजनपद काल की कुछ शब्दावलियां हैं जो 1 नंबर की परिभाषा पूछ सकता है। ये कुछ नहीं पूछेगा कि कितने भागों में बटा हुआ था, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। बस याद रखना है आपको कि 2 प्रशासनिक इकाइयां महाजनपद काल में शक्तिशाली राज्यों में या महाजनपदों में हुआ करती थी। एक थी राजतंत्रात्मक शासन जहां राजा का शासन चलता था और दूसरी थी गणतंत्रात्मक शासन जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन चलता था। गणतंत्रात्मक शासन वाले महाजनपदों में कुलीन वर्ग का सबसे ज्यादा महत्व था या वर्चस्व था। ये याद आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 2 भागों में विभाजित था।
फिर कुछ एक नंबर के प्रश्न के लिए महाजनपदकालीन प्रशासन के अंदर कुछ प्रश्न बनते हैं, वो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पहला है संस्थागार। संस्थागार, तो इसकी परिभाषा है गणतंत्रकालीन महाजनपदों में गणतांत्रिक महाजनपदों में जहां गणतंत्रात्मक शासन था, समझ रहे हो इसका मतलब, जहां जनता का शासन था, जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते थे। तो गणतंत्रात्मक महाजनपदों में शासन की बागडोर कुलीन वर्ग के हाथ में थी। तो ये एक छोटा प्रश्न है कि गणतांत्रिक महाजनपदों में किस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है या किस वर्ग के नियंत्रण में शासन था, तो वो था कुलीन वर्ग। अब हम संस्थागार की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। वैसे ये परिभाषा में हम ये लाइन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें आप सीधे लिख सकते हो, गणतंत्रात्मक महाजनपदों में कुलीन परिवारों के प्रतिनिधियों से बनी संस्था को संस्थागार कहा जाता था। तो संस्थागार की परिभाषा है संस्थागार गणतंत्रात्मक शासन वाले महाजनपदों में कुलीन वर्ग, गणतंत्रात्मक शासन वाले महाजनपदों में कुलीन वर्ग अथवा कुलीन परिवारों से कुलीन परिवारों के ये कुलीन परिवारों के प्रतिनिधियों से बनी संस्था क्या कहलाती थी? संस्थागार कहलाती थी। ये एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है। महाजनपद काल में जो गणतंत्रात्मक शासन वाले महाजनपद थे, वहां शासन की बागडोर किस वर्ग के हाथों में थी? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी पशुपालक, ऑप्शन सी कुलीन वर्ग, ऑप्शन डी धार्मिक वर्ग। तो सही जवाब है इसका कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग महाजनपद काल में कुलीन गणतंत्रात्मक और कुलीन राजतंत्रात्मक दो प्रकार के शासन थे। गणतंत्रात्मक वाले शासन में कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। फिर उसके बाद में हमने परिभाषा पढ़ी संस्थागार से आप क्या समझते हैं। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, गणतंत्रात्मक शासन वाले महाजनपदों में कुलीन वर्ग अथवा कुलीन परिवारों के प्रतिनिधियों से बनी एक संस्था संस्थागार कहलाती थी। अर्थात समाज के कुलीन वर्ग के द्वारा गणतंत्रात्मक या महाजनपदों के प्रशासन को चलाने के लिए जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता था, उन प्रतिनिधियों की संस्था क्या कहलाती थी? संस्थागार। जैसे आज भारत के नागरिक भारतीय संसद के लिए अपने सांसदों का चुनाव करते हैं और वो सांसद संसद के
निम्न सदन लोकसभा में सांसद के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार गणतंत्रात्मक शासन महाजनपद काल में जो कुलीन परिवार थे, आम लोगों को संस्थागार के सदस्यों को चुनने का अधिकार नहीं था। कुलीन जो राजा के परिवार से जुड़े हुए थे, जो राज्य की सेना से जुड़े हुए थे, सामंत होते थे, मंत्री होते थे, सैनिक होते थे, ये सब कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। और इन्हीं कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते थे और यही प्रतिनिधि इन गणतंत्रात्मक महाजनपदों का संचालन करते थे। और इसी संस्था को क्या कहा जाता था? संस्थागार कहा जाता था। फिर उसके बाद है अनयु विरोध। अनयु विरोध प्रशासन के विषयों पर संस्थागार के सदस्यों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाते थे, जिसे अनयु विरोध कहा जाता था। तो देखो, राज्य का कोई भी मुद्दा होता था, जैसे देश के विभिन्न प्रकार के, चाहे वो रक्षा के मुद्दे हो, चाहे वो व्यापार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो पशुपालकों का मुद्दा हो, सब पर चर्चा कहाँ होती है? संसद में होती है। वर्तमान में उस पर संसद में चर्चा होती है, सांसद अपने अपने विचार रखते हैं और जो बहुमत से फैसला होता है वह फैसला संसद में लिया जाता है। उसी प्रकार महाजनपदकालीन गणतंत्रात्मक संस्था संस्थागार में किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती थी, किसी भी प्रशासन के मुद्दे पर, किसी भी राज्य के मुद्दे पर चर्चा होती थी। ये चुने हुए प्रतिनिधि चर्चा करते थे और ये प्रतिनिधि अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। इसी विचार प्रकटीकरण को क्या कहा जाता था? अनयु विरोध कहा जाता था। प्रशासन के विषयों पर परिभाषा लिखेंगे। प्रशासन के विषयों पर राज्य के मुद्दों पर प्रशासन के विषयों पर राज्यों के मुद्दों पर संस्थागार के सदस्य अथवा कुलीन वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करते थे। और इसी विचार प्रकटीकरण को, इसी अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता था? अनयु विरोध। तो महाजनपद काल में कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था क्या कहलाती थी? संस्थागार कहलाती थी। और संस्थागार के यही सदस्य राज्य के किसी मुद्दे पर, प्रशासन के किसी मुद्दे पर अपने विचार संस्थागार में व्यक्त करते थे और इस क्रिया को क्या कहा जाता था? अनयु विरोध कहा जाता था। किसी भी मुद्दे पर विवाद होने की स्थिति में, मतलब संस्थागार के जो सदस्य थे, इन सदस्यों में किसी भी मुद्दे पर अगर विवाद हो जाता था तो बहुमत से फैसला लिया जाता था, जैसे कि आज हमारी देश की संसद में लिया जाता है। ये प्रशासन जो महाजनपदकालीन प्रशासन है उससे रिलेटेड दो चीजें हैं, संस्थागार की परिभाषा या अनयु विरोध की परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। 1 नंबर का प्रश्न इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। एकदम आसान है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अथवा महाजनपद काल में कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई संस्था को संस्थागार कहा जाता था। महाजनपद काल में कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा या कुलीन वर्ग के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था क्या कहलाती थी? संस्थागार कहलाती थी। और संस्थागार में राज्य के मुद्दों और प्रशासन के मुद्दों पर जो चर्चा होती थी और जिसमें ये सदस्य अपना विचार व्यक्त करते थे, जो कुलीनों के द्वारा चुने हुए थे, तो ये विचार प्रकटीकरण क्या कहलाता था? अनयु विरोध कहलाता था। अब है अभिलेख।
अभिलेख। इतिहास की जानकारी देने वाले लिखित साक्ष्यों को अभिलेख कहा जाता है। परिभाषा है, 1 नंबर की परिभाषा आ सकती है एग्जाम में। इतिहास की जानकारी देने वाले लिखित स्रोत। इतिहास की जानकारी देने वाले लिखित स्रोत क्या कहलाते हैं? अभिलेख। और इतिहास की जानकारी देने वाले लिखित स्रोत क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख लिखने की परंपरा अभिलेख लिखने की परंपरा सबसे पहले ईरान के शासक, जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम, इसने शुरू की। भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की? पढ़ा था हमने अशोक की उपलब्धियों में। मौर्य शासक अशोक ने शुरू की। और श्रीलंका में अभिलेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की? जी हाँ, राजा तिस्सा, जो कि मौर्य शासक अशोक के समकालीन शासक था। श्रीलंका को मौर्य वंश के शासकों के समय क्या कहा जाता था? ताम्रपर्ण। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 1 नंबर के एग्जाम के लिए आ सकते हैं परीक्षा में। क्या है कि इतिहास अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो इतिहास की जानकारी देने वाले लिखित स्रोत अभिलेख कहलाते हैं। अगर वो बड़े पत्थरों पर लिखे गए हैं तो उन्हें वृहद स्तंभ लेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर या छोटी शिलाओं पर लिखे गए हैं तो उन्हें लघु शिलालेख कहते हैं। अगर उन्हें तांबे की धातुओं की परत पर लिखा गया है तो उसे ताम्रलेख कहते हैं। और यह अभिलेख जो है अपने तत्कालीन समय की विस्तार से जानकारी देते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ ही लिया था कि मौर्य वंश के अंत के बाद में किस शासक के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। ये टॉपिक अभी हमने देख ही लिया अभिलेख के बाद में कि विश्व में अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने की? ईरान के शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? सम्राट अशोक ने। श्रीलंका में अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने की? जी बिल्कुल सही, राजा तिस्सा। मौर्य काल में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? ताम्रपर्ण। और हमने ये भी पढ़ा था कि सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किसे भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को। ये हम पढ़ चुके थे। अब हम मौर्योत्तर के पश्चात पढ़ेंगे शुंग काल। शुंग काल, ये मौर्योत्तर काल के बाद में भारत में एक प्रमुख राजवंश था शुंग वंश। शुंग वंश। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में ये पढ़ ही लिया था कि किस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में
अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उसी के मंत्री और सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये हम पढ़ चुके थे कि मगध में मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब और किसके द्वारा की गई? 184 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां रही कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया और इन यज्ञों का संचालन एक पुरोहित के रूप में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि ने किया। और देखिए, एक एक नंबर के ही प्रश्न आएंगे इस टॉपिक में से। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग किस वंश का, या शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कब की शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने? 184 ईसा पूर्व में। किसकी हत्या करके? बृहद्रथ की हत्या करके। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए और इन अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित कौन था? महर्षि जी, बिल्कुल सही। अभी अभी पढ़ाया आपको। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कौन थे? पतंजलि। ये किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के। एक नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि मगध के किस शासक के दरबार में नियुक्त थे या किसके पुरोहित थे? तो वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में या उनके राजपुरोहित कौन थे? पतंजलि, जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे। और इन्हीं के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का संचालन करवाया। फिर इसके बाद में शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ देवहूति, जिसे उसके मंत्री वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में उतार दिया और वासुदेव शासक बना। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके और वासुदेव मगध का शासक बना। वासुदेव ने कौन से वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना कब की गई? 184 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना मगध में की? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके। और 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या करके उसी का मंत्री वासुदेव मगध का शासक बना। और वासुदेव ने कौन से वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। उसके बाद में है सातवाहन वंश। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इनमें से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इन वंशों को मौर्योत्तर काल में पढ़ा जाता है। और इन वंशों का वैसे तो आर्थिक रूप से इतिहास बड़ा मजबूत रहा, चाहे वो शुंग वंश हो, चाहे वो सातवाहन वंश हो, चाहे वो कण्व वंश हो, चाहे वो विदेशी वंश कुषाण हो, शक हो। इन सभी वंशों ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। भारत का सर्वाधिक विकास किस वंश के दौरान हुआ? मौर्योत्तर काल में हुआ।
ये जितने वंश हमने अभी अभी पढ़े, उस काल में भारत का सर्वाधिक विकास हुआ और इसी कारण प्राचीन भारत, यही तो पढ़ रहे ना, प्राचीन भारत, स्वर्णिम भारत, और सर्वाधिक विकास मौर्योत्तर काल में हुआ और भारत को इसी विकास के कारण, इसी आर्थिक विकास के कारण विश्व स्तर पर सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया। लेकिन ये आपके प्रश्न नहीं है, सिर्फ ये पढ़ना है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में किसने की? वासुदेव ने की। वासुदेव किस वंश का संस्थापक था? कण्व वंश का संस्थापक था। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई और सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान जो तेलंगाना है और महाराष्ट्र का कुछ भाग है, वहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना हुई। फिर सातवाहन शासकों ने धीरे धीरे आंध्र प्रदेश को भी अपने अधिकार में ले लिया, तो सातवाहन वंश का नाम आगे चलकर आंध्र वंश के नाम से भी यह प्रसिद्ध हुआ। आंध्र प्रदेश जहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के बीच में लगभग कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा व गोदावरी, इन दोनों नदियों के मध्य 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने किस वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की स्थापना की। इतना कृष्णा गोदावरी ये आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि सातवाहन वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो 60 ईसा पूर्व में शासक सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। उसके बाद में सातकर्णी प्रथम, सातवाहन वंश का पहला शासक तो कौन था? सिमुक। उसके बाद में शासक कौन बना? सातकर्णी प्रथम। तो इसकी भी कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा। पूरा जो सातवाहन वंश है इसमें से एक एक नंबर लायक प्रश्न बनते हैं और एक नंबर के ही प्रश्न आएंगे। इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया और सातकर्णी प्रथम ने भी सातवाहन वंश के राज्य का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश या सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य की राजधानी पैठण या प्रतिष्ठान को बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल सही, सिमुक। और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कब की? 60 ईसा पूर्व में। और सातवाहनों के साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। इसने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? पैठण या प्रतिष्ठान को। यह वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। और सातकर्णी प्रथम ने ही आगे चलकर आंध्र प्रदेश पर राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद में इसी सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना गया? आंध्र वंश के नाम से भी जाना गया।
तो ये था सातवाहन वंश का दूसरा प्रतापी शासक सातकर्णी। और सातकर्णी ने पुष्यमित्र शुंग की तरह अश्वमेध यज्ञ कराया। इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम था, जो कि 13वां शासक था सातवाहन वंश का, उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश के सभी शासकों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतापी शासक हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी को जैसे कि आपने अभी अभी सुना कि यह एक महान शासक था। देखिए, इसी सातवाहन शासन वंश के शासनकाल के दौरान पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में विदेशी एक आक्रांता, जिसका नाम था शक वंश, उसके राज्य शासन करते थे और इन्हें महाक्षत्रप भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाक्षत्रप। तो शक वंश के शासक पश्चिमी भारत में शासन करते थे। इन्हें पश्चिमी क्षत्रप वंश के नाम से जाना जाता था और इनका उन्मूलन किसने किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया। तो नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षत्रपों का विनाशक या शकों का विनाशक क्षत्रपों का विनाशक कहा जाता है। तो कौन से अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों का विनाशक या क्षत्रपों का विनाशक कहा गया है? तो वो है नासिक अभिलेख में। इसके पश्चात वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ में बाद में कौन शासक बना? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसने गुजरात के शक शासक रुद्रदामन प्रथम की पुत्री के साथ में विवाह किया। और इसके बाद में शासक हुआ यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, इसकी एक उपलब्धि रही कि इसके काल में सातवाहन वंश के शासकों का जो समुद्री व्यापार था तो वो काफी फैला, क्योंकि एक सातवाहन सिक्के पर समुद्री जहाज का चित्र मिला है। तो ये कुछ एक नंबर लायक प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। सातवाहन वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 60 ईसा पूर्व में सिमुक के द्वारा की गई। सातवाहन वंश की स्थापना किन दो नदियों के बीच में की गई? कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच में की गई। सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था सिमुक। सातवाहन वंश का
वह शासक जिसने सातवाहनों की राजधानी पैठण को बनाया वो शासक था सातकर्णी प्रथम। अथवा सातवाहनों की राजधानी का क्या नाम था, वो था पैठण या प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के या सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, प्रतिष्ठान या पैठण। और इसकी स्थापना किसने की थी, सातकर्णी प्रथम ने। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को अन्य की उसकी जो उपमा है वो क्या है, शकों का विनाशक या क्षत्रपों का विनाशक। ठीक है, और इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, नासिक अभिलेख में मिलता है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम को पराजित करने का श्रेय किसे दिया गया जाता है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। अथवा वशिष्ठ किस सातवाहन शासक ने शक शासक रुद्रदामन की पुत्री के साथ में विवाह किया, तो वो था वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। किस सातवाहन वंश के शासक के सिक्कों पर समुद्री जहाज का चित्र अंकित मिलता है, वो है यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये थे कुछ प्रमुख सातवाहन शासक जिसके बारे में हमने पढ़ा। एक एक नंबर से संबंधित प्रश्न मौर्योत्तर वंश के आ सकते हैं, जिसकी शुरुआत होती है बृहद्रथ की हत्या के साथ, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना के साथ, और सातवाहन वंश, उसके अलावा जो शुंग वंश है इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, इससे संबंधित एक नंबर का प्रश्न इसमें आ सकता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो मौर्योत्तर काल से संबंधित है, परिभाषा आ सकती है। प्रश्न है, अग्रहार से आप क्या समझते हैं, अग्रहार से आप क्या समझते हैं। तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता है। तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती है, अग्रहार कहलाती है। क्या कहलाती है, अग्रहार कहलाती है। तो अग्रहार क्या थी, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि अग्रहार कहलाती है। देखिए, सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विहारों का व चैत्यों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विहारों व चैत्यों का निर्माण करवाया और भारत का दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा चैत्य है कार्ले का चैत्य। कौन सा चैत्य, कार्ले का चैत्य। और किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया। चैत्य का अर्थ होता है बौद्ध तीर्थ स्थल। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने पढ़ी। अग्रहार, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता है।
कार्ले का चैत्य किस वंश के दौरान बनाया गया? सातवाहन शासकों के दौरान बनाया गया। ये दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। तो इस प्रकार मौर्योत्तर काल के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की। मौर्योत्तर काल के बाद में हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। और मौर्योत्तर काल, आज सिर्फ हमने टोटल एक एक नंबर से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल की। हमारे चारों तरफ जैसा माहौल है, कोरोना वायरस का भय, तो आप घर में भी रहकर बड़े अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप स्कूल आएंगे तो स्कूल आने का आपका समय सरकार के द्वारा अभी निर्धारित नहीं किया गया है। हो सकता है अगस्त, हो सकता है जुलाई, हो सकता है जून, हो सकता है अक्टूबर, नवंबर। तो घर पर ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, क्योंकि अगर ये समय निकल गया और अगर आपको पढ़ने के लिए 5-6 महीनों का समय ही मिला, तो उस समय स्कूल में आपको कोर्स भी करवाया जाएगा, आपके ऊपर वर्कलोड भी होगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप नोट्स भी बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ तुरंत उनको पढ़ते भी जाएं, और एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप उसे फ़ोन के माध्यम से 12 से लेकर 4 बजे तक दोपहर में मुझसे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर आप सभी के पास मेरे हैं 9785272307। जूम ऐप के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, और यूट्यूब पर मेरे चैनल पर आपको ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। एक साथ 2 सब्जेक्ट मैंने चला रखे हैं। और मान लो जूम ऐप से संबंधित कोई क्लास आपकी मिस होती है तो आप उसको यूट्यूब चैनल पे जाके और देख सकते हैं। ये क्लास भी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है मारवाल एकेडमी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।